सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BRJ मेडिकोस एंड डायग्नोस्टिक्स। आज हमारा ये लेक्चर थर्ड है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ फार्मास्यूटिक्स, दैट इज़ पोसोलॉजी। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे पोसोलॉजी, दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी, कैलकुलेशन ऑफ डोसेस, अलग अलग पेशेंट के लिए जो डोज कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद दो तरीके के ड्रग रिलीज को पढ़ेंगे, सस्टेन्ड एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड। सो पोसोलॉजी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, पोसो एंड लोगोस। पोसो का मतलब होता है हाउ मच एंड लोगोस का मतलब होता है साइंस। सो साफ बात किया जाए तो पोसोलॉजी मतलब कि किसी भी पेशेंट को कितने ड्रग की रिक्वायरमेंट है, इसका स्टडी होता है पोसोलॉजी में। कोई छोटा बच्चा है और कोई अडल्ट है, दोनों में डिफरेंस होगा डोज का। छोटे बच्चों को हो सकता है कम ज़रूरत हो और अडल्ट को ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है। वही अगर हम कंपेयर करें एक अडल्ट को और एक बूढ़े इंसान को, तो यहाँ पर हो सकता है कि उस बूढ़े इंसान को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़े एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट। सो ये सब, इन सब का जो स्टडीज़ होती है ये पोसोलॉजी में आती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है कि उस पेशेंट का एज क्या है, वेट क्या है, जेंडर क्या है, उसे पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। इन सब फैक्टर्स को देख के हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि उस पेशेंट को कितने ड्रग की रिक्वायरमेंट है। सो पोसो मीन्स हाउ मच, लॉजी मीन्स स्टडीज। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट। सो पोसोलॉजी इज द साइंस ऑफ डोसेस। इट इज़ द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ड्रग डोसेज। ठीक है, डोज इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ रेंज। अब किसी भी पेशेंट के लिए जो डोज हम लोग फॉर्मुलेट होता है, तो वो जो डोज होता है वो उसका एक रेंज होता है। ये मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज, वो क्या होता है वो देखते हैं। मिनिमम डोज यानी कि कम से कम कितना ड्रग हमें चाहिए जिससे कि वो डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिल जाए, कि जो हम इफेक्ट चाह रहे थे उस दवाई से वो उस पेशेंट पे दिख जाए, वो होता है मिनिमम डोज। मैक्सिमम डोज क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना डोज दे सकते हैं किसी पेशेंट को जिससे वो इफेक्ट तो दिख जाए, थेरेप्यूटिक इफेक्ट तो आ जाए पेशेंट में, लेकिन उससे कोई टॉक्सिक इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट उस पेशेंट पे ना हो। ये होता है मैक्सिमम डोज। तो बात कर लेते हैं पहले मिनिमम डोज की। द लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट। कम से कम कितना ड्रग चाहिए होगा उस थेरेप्यूटिक इफेक्ट को शो करने के लिए उस पेशेंट में। वही मैक्सिमम डोज की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा कितना डोज दे सकते हैं किसी पेशेंट को कि हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी हो जाए, यानी कि काम भी हो जाए हमारा ड्रग का, और साथ ही साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना शो हो पेशेंट पे। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ड्रग दैट कैन बी गिवन विदाउट रीचिंग द टॉक्सिक इफेक्ट। तो ये बात हुआ हमारा इंट्रोडक्शन पोसोलॉजी का। अब पोसोलॉजी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये पोसोलॉजी एक फार्मासिस्ट या किसी डॉक्टर के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये अगर पोसोलॉजी को ध्यान ना दिया जाए तो बहुत बुरा हो सकता है किसी पेशेंट के साथ। ये बहुत ही बुरे फटल एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकता है, किसी पेशेंट को डेथ को भी प्रिवेंट कर सकता है। अगर किसी पेशेंट का रिक्वायरमेंट है 5 मिलीग्राम ऑफ ड्रग, अगर उससे 10 मिलीग्राम चला गया तो उससे वहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ तक उस पेशेंट की डेथ भी हो सकता है। इसी वजह से पोसोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टडी में। ओके, पोसोलॉजी इज अ वैल्यूएबल टूल। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट व्हाट कुड बी द मोस्ट फटल यानी कि ऐसा चीज़ जिसको वापस से सही नहीं किया जा सकता। अगर किसी पेशेंट का डेथ हो जाए तो उसको वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता, तो यही बोलना चाह रहा है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ये व्हाट कुड बी द मोस्ट फटल एक्सीडेंट्स बाय फाइंडिंग आउट इन एडवांस हाउ मच मेडिकेशन कैन एंड शुड बी एडमिनिस्टर्ड। कि पहले से ही पोसोलॉजी में हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि हाँ ये पेशेंट है, एज इतना है, वेट इतना है, इसका ये मेडिकल कंडीशंस हैं, तो इनके लिए इतना डोज ज़रूरत सही पड़ रहेगा। ठीक, तो पोसोलॉजी में हम लोग ये स्टडी करते हैं। अब आते हैं थेरेप्यूटिक डोज पे। थेरेप्यूटिक डोज को हम लोग नॉर्मल अडल्ट डोज भी बोलते हैं, या फिर यूजुअल डोज, या फिर एवरेज डोज। ये मतलब कि कोई भी डोज है, सिर्फ पैरासीटामोल, एक एवरेज पीपल के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए कितना डोज देना चाहिए, एक एवरेज की बात कर रहे हैं, तो होता है थेरेप्यूटिक डोज, कि कितना डोज देना चाहिए किसी नॉर्मल इंसान पे
जिससे वो डिज़ायर थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिख जाए। और ये जो कैलकुलेशन होता है ये जो लगभग उस इंसान पे होता है जो लगभग 24 ईयर्स का हो और जिसका वेट 150 पाउंड्स यानी कि 68 केजी होता है। ठीक है, सो थेरेप्यूटिक डोज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल अडल्ट डोज या फिर यूजुअल डोज या फिर एवरेज डोज। होता क्या है, इट इज़ द अमाउंट नीडेड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। कैलकुलेशन इज बेस्ड, अब थेरेप्यूटिक डोज जो है ये उस इंसान के लिए लगभग बताया गया है, इसका कैलकुलेशन जो किया गया है इसका वो किया जाता है उस इंसान पे जिसका एज लगभग 24 ईयर्स के आसपास हो और जिसका वेट जो है 150 पाउंड्स हो। 150 पाउंड्स को हम लोग 68 केजी भी बोलते हैं, मतलब इतना वैल्यू, इसको कन्वर्ट करें पाउंड्स को केजी में तो वो 68 केजी होता है। कन्वर्जन फैक्टर जो है वो ये है 1 केजी इज इक्वल टू 2.205 पाउंड्स। तो कैलकुलेशन से हम लोग यहाँ पे 68 केजी ले आते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है टॉक्सिक डोज और मिनिमम लीथल डोज। तो टॉक्सिक डोज क्या है, जैसे कि नाम में समझ में आ रहा है, टॉक्सिक यानी टॉक्सिसिटी। ठीक, ऐसा ड्रग का इतना अमाउंट जो कि हमें हार्म करना स्टार्ट कर दे। ठीक, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दैट विल कॉज पॉइजनिंग या फिर टॉक्सिसिटी इन द बॉडी। ठीक है, तो ये टॉक्सिक डोज, द लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्रग दैट विल प्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। अब बात करते हैं मिनिमम लीथल डोज। लीथल मतलब होता है लीथल कि किसी चीज़ को किल कर देना। ठीक, तो मिनिमम कितना डोज दिया जाए किसी इंसान को उस ड्रग का जिसकी वजह से उसका मौत हो जाए, तो ये है मिनिमम लीथल डोज। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू किल दैट पर्सन और अ पेशेंट। इट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्रग दैट कैन प्रोड्यूस डेथ। ये भी ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब वो फैक्टर्स की हम बात करने जा रहे हैं जिन पे डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को कितना डोज देना है और जो मेडिसिन है वो कितने अच्छे से काम करेगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी देखते हैं। पहला फैक्टर है एज, दूसरा बॉडी वेट, तीसरा जेंडर है, चौथा रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, पांचवा है सेवियरिटी ऑफ डिजीज यानी कि डिजीज कितना घातक है, छठवां है टॉलरेंस यानी कि कितना झेलने की क्षमता है उस पेशेंट की, सेवेंथ है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि किस तरीके से आप उस मेडिसिन को दे रहे हैं बॉडी में, आठवां है साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स यानी कि जब आप एक से ज़्यादा ड्रग्स साथ में देते हैं तो अलग अलग ड्रग्स जब साथ में दे रहे हैं तो उसके वजह से बॉडी पे क्या असर पड़ता है वो देखेंगे। नौवां है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कि जो ड्रग दे रहे हैं वो कितने इंटरवल पे देना है, हफ्ते में कितने दिन देना है, कैसे कैसे देना है। 10th है आइडियोसिंक्रेसी, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है एलर्जी, बहुत से पेशेंट्स को एलर्जी रिएक्शन हो जाते हैं, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेस, 13th है जेनेटिक मेकअप और 14th है ऑक्यूपेशन। इन सारे फैक्टर्स को अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो जो मेन 2 फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे कोई फार्मासिस्ट या डॉक्टर किसी भी पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करता है, उसके अमाउंट को प्रिस्क्राइब करता है, वो है 2, वो है हमारा एज और वेट, एज ऑफ द पेशेंट और वेट ऑफ द पेशेंट। ये दोनों चीज़ मेनली पेशेंट का देखा जाता है ड्रग प्रिस्क्राइब करने से पहले। ठीक है, सो द 2 मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डोज ऑफ ड्रग ऑफ पेशेंट आर एज एंड वेट। पहले एज की बात कर लें। अब जैसे कि बहुत छोटा बच्चा है, अभी 4-5 साल का है या उससे भी छोटा है, तो छोटे बच्चों में या न्यू बॉर्न्स में जो अभी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, ये अभी अच्छे से बने नहीं होते हैं, पूरी तरह मैच्योर नहीं होते हैं, तो उनको हाई डोज नहीं दे सकते। उनके लिए बहुत ही केयरफुली मेज़र करके दिया जाता है उन्हें डोजेस। ठीक, और वही अगर हम बात करें बूढ़े लोगों की, सीनियर सिटीजन्स, एल्डरली पीपल्स, तो उनके में क्या है कि उनका जो बॉडी फंक्शंस हैं हो सकता है कि उतने अच्छे से नहीं काम कर रहा है जितना वो जब अडल्ट थे तब काम कर रहा था। अब ये अपने एल्डरली एज में आ गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो इनके जो बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि उन्हें जो अमाउंट ऑफ ड्रग है उससे ज़्यादा देना पड़े या फिर उससे कम देना पड़े। ये डिपेंड करता है उनके मेडिकल कंडीशन पे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है वो अच्छे से फ्लूइड्स को प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करवाता है बॉडी में। ठीक है, यानी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं वो पूरी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते हैं,
जिसकी वजह से कहीं कहीं उनके बॉडी में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन प्रॉब्लम। देखते हैं एक बार, एज एल्डरली पेशेंट्स जैसे कि सीनियर सिटीजन्स हो गए मे रिक्वायर मोर और लेस देन एवरेज डोज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड द एक्शन ऑफ ड्रग। और यहाँ पर जो एवरेज डोज है ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये थ्योरेपेटिक डोज जो हम लोग डिस्कस किए थे पिछले स्लाइड में थ्योरेपेटिक डोज के बारे में, तो वहाँ पर ये उसकी बात हो रही है कि ये उस पेशेंट के लिए जो जिसका एज 24 ईयर्स के आसपास है, वेट 150 पाउंड्स के आसपास है, ठीक है। लेकिन वो बताया जा रहा है कि एल्डरली पेशेंट में इनसे ज़्यादा या इनसे कम डोज देने की ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। और ऐसा रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हो सकता है कि उनका बॉडी उतने इफेक्टिवली मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है उस ड्रग्स को, दे मे नॉट बी एबल टू मेटाबोलाइज ड्रग्स एज इफेक्टिवली एज एडल्ट्स। एग्जाम्पल में जो मैंने दिया था, पेशेंट्स विथ हाइड्रेशन प्रॉब्लम या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हाइड्रेशन प्रॉब्लम यही है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जो हमारे एल्डरली दादा दादी होते हैं, उनके कहीं कहीं बॉडी में हो सकता है कि हाइड्रेशन प्रॉब्लम होता है, उनकी बॉडी में फ्लूइड्स इकट्ठी हो जाती है, जो कि जो लोग फिट नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो पेशेंट्स हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन प्रॉब्लम। होता क्यों है कि जो हार्ट है हमारा, इसमें हार्ट फेलियर हो जाता है, ये प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा होता है, इस वजह से इनके में हाइड्रेशन प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो ये था हमारा पहला फैक्टर एज। अब सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा बॉडी वेट। अब बॉडी वेट जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कैलकुलेशन ऑफ डोज सबसे एक्यूरेट होता है बेस्ड ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसी पेशेंट का कितना है, उसके अकॉर्डिंग अगर डोज को कैलकुलेट किया जाए तो वो डोज एकदम एक्यूरेट होता है। लेकिन हर एक पेशेंट का सरफेस एरिया निकालना, बॉडी का कितना एरिया है उसकी बॉडी का, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इस वजह से इसको फिजिबल नहीं माना जाता किसको, सरफेस एरिया के बेस पे कैलकुलेशन। तो सेकंड जो आता है बॉडी वेट, इसको इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ए वेइंग मशीन। तो इस वजह से इस फैक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसी को सबसे ज़्यादा यूज भी किया जाता है। सो इट हैज़ अ मोर डायरेक्ट बियरिंग ऑन द डोज दैन एनी अदर फैक्टर। डोज पे सबसे ज़्यादा वेटेज इसी फैक्टर का होता है एज कम्पेयर टू किसी भी और फैक्टर को। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सरफेस एरिया इज मोर एक्यूरेट। हाँ, हालांकि सरफेस एरिया के बेसिस पर अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन इसको करना फिजिबल नहीं है, इस वजह से हम लोग करते नहीं। नेक्स्ट फैक्टर है वो तीसरा, जेंडर। अब जेंडर मेल फीमेल की बात किया जाए तो मेल्स को और फीमेल्स का जो डोसेस फॉर्म होता है का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। यूजुअली क्या माना जाता है, यूजुअली साइंस के अकॉर्डिंग फीमेल्स को जो डोज दिया जाता है वो कम दिया जाता है एज कम्पेयर टू मेल। क्यों? क्योंकि जो फीमेल बॉडी है उसमें फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है। फैट का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से उन्हें कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है, उतना ही थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करने के लिए, ठीक है। और पार्टिकुलरली जब हम लोग बात करते हैं जो मेडिकेशंस होती हैं, मेडिसिन जिनमें सेक्स हार्मोन्स होती हैं या फिर ऐसे मेडिसिन जो कि सेक्स हार्मोन्स को एडल कर सकते हैं, तो ऐसे मेडिसिन को मेनली हम लोग ध्यान देते हैं। जब भी किसी पेशेंट को सेक्स हार्मोन्स दिया जाता है तो मेनली जेंडर का ध्यान दिया जाता है कि मेल को दे रहे हैं, फीमेल को दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के केस में अलग अलग अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। सो जेंडर इट इज़ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट in the case of treatment with sex hormones. Female adult require generally smaller doses than males due to the presence of more fat. यहाँ पर adults की बात हो रही, बच्चों की बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक हुआ था थैलिडोमाइड स्कैंडल। अब होता क्या है कि एक नॉर्मल फीमेल, अडल्ट फीमेल को जो मेडिकेशन दिया जाता है वो डिफरेंट होता है एक प्रेग्नेंट मदर को दिए जाने वाले डोज से। क्यों? क्योंकि जो प्रेग्नेंट मदर है उनको अगर जो डोज दिया जा रहा है वो चेक किया जाता है कि जो डोज दिया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंच जाए, फीटस तक पहुंच जाए और उस फीटस को हार्म कर दे। तो ये चेक करके दिया जाता है। किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को जब भी मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये ध्यान में रख के करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर उनके हिसाब से डोज चेंज हो जाता है। उनको ऐसा डोज दिया जाता है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस ना कर पाए। ऐसा ही एक स्कैंडल हुआ था जिसका नाम है थैलिडोमाइड स्कैंडल। थैलिडोमाइड मेडिसिन जो है फीमेल्स को दिया जा रहा था,
तो जो फीमेल इन मेडिसिन को ले रही थी थैलिडोमाइड को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे दिक्कत क्या हो रहा था, जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनका जो ऊपर का ओट है वो मतलब कि जो हमारा जो गम्स है अंदर के और हमारा ओट है उसको एक पतला सा क्या बोलते हैं फ्लैप ऑफ लिगामेंट जो है कनेक्ट करता है। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ ये वाला। तो हुआ क्या कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे उन मदर से जिन्होंने थैलिडोमाइड यूज़ किया था उनकी बेबीज में ऊपर वाला क्लेफ्ट था ही नहीं, मतलब ऊपर वाला कनेक्शन था ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें उन बच्चों को मिल्क सक करने में दिक्कत आ रही थी, ओके, मदर के ब्रेस्ट से, जिसकी वजह से उनका हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ रहा था। इस वजह से फिर इसको थैलिडोमाइड स्कैंडल का नाम दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये दिक्कत किया था। सो द यूज ऑफ सर्टन मेडिकेशंस एग्जाम्पल थैलिडोमाइड इज नोन टू कॉज बर्थ डिफेक्ट्स इन चिल्ड्रन एज थैलिडोमाइड स्कैंडल। ओके, अब हम लोग एक और बात ये है ना कि मेल्स और फीमेल्स में डोसेस का डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि फैट का डिफरेंस तो है ही, मेटाबॉलिज्म का भी डिफरेंस है, और दूसरा चीज़ ना जो फीमेल है उनके में जो आरबीसी का अमाउंट होता है, आरबीसी पर यूनिट वॉल्यूम देखा जाए पर एमएल, तो वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, और इनफैक्ट फीमेल्स में हेमोग्लोबिन का भी अमाउंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। सो इन सब डिफरेंसेस की वजह से जेंडर में डोसेस का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ तक हमारा एज कंप्लीट हो गया, बॉडी वेट, जेंडर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, वो है हमारा रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। रिस्क बेनिफिट एनालिसिस से हम समझते क्या है, रिस्क भी है बेनिफिट भी है, उनका एनालिसिस करना है हमें कि किसी ऐसे पेशेंट को ऐसा बीमारी हो गया है जिसके वजह से उसको जान भी जा सकता है, ठीक, और हम जो ट्रीटमेंट है उसके लिए, उस बीमारी के लिए, उस ट्रीटमेंट से भी हार्म हो रहा है, लेकिन एक चांस है कि उस ट्रीटमेंट से वो इंसान बच सकता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ एनालाइज करते हैं कि हमारे लिए क्या ज़्यादा नुकसानदेह है, जो हमारा बीमारी है वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है, या फिर जो हमारा ट्रीटमेंट है या मेडिकेशन है वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है। एग्जाम्पल इसका ऐसे समझ सकते हैं कि जो कैंसर होता है किसी पेशेंट्स को, तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए कैंसर कीमोथेरेपी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो कैंसर कीमोथेरेपी में बॉडी में बहुत सारे रेडिएशंस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है उन कैंसर सेल्स को मारने के लिए। उस रेडिएशंस की वजह से बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जीने और मरने का सवाल होता है कि अगर कैंसर कीमोथेरेपी नहीं यूज़ करेंगे तो उस पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया एक कैंसर का, और बहुत सारे अलग अलग कंडीशन में ये चीज़ एनालाइज किया जाता है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा नुकसानदेह है, वो हमारा ट्रीटमेंट है कि हमारा इलनेस है। तो वही चीज़ है हमारा रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिस्क बेनिफिट एनालिसिस इज व्हाट प्रेजेंट्स अ ग्रेटर डेंजर टू द पेशेंट। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या चीज़ ज़्यादा डेंजर प्रोड्यूस कर रहा है उस पेशेंट के लिए, वो इलनेस, वो जो बीमारी है वो, या फिर जो मेडिकेशन का नेगेटिव इफेक्ट है वो। तो ये चीज़ एनालाइज करने के बाद ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट का, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारा कैंसर कीमोथेरेपी। तो हमारा फोर्थ फैक्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं फिफ्थ, सिवियरिटी ऑफ डिजीज। अब डिजीज किसी पेशेंट को है वो कितना ज़्यादा सीवियर है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके बेसिस पे भी डोज का अमाउंट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हैं तो किसी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का लेवल ज़्यादा है, तो उसे जो एंटीबायोटिक का लेवल है वो ज़्यादा मिलेगा, उसे कॉन्सेंट्रेशन एंटीबायोटिक ज़्यादा देना पड़ेगा उससे सही करने के लिए। वही अगर उसे इन्फेक्शन का लेवल बहुत कम है, छोटा इन्फेक्शन है, तो उसे छोटे अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक से भी सही किया जा सकता है। ये होता है हमारा सिवियरिटी ऑफ डिजीज। नेक्स्ट फैक्टर है टॉलरेंस, कि उस पेशेंट जो है वो कितना ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है उस मेडिसिन को। ऐसा तो नहीं है ना कि उस पेशेंट का लिवर सही नहीं है, उस मेडिसिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, तो उसे छोटे अमाउंट में दिया जाए मेडिसिन। तो ये फैक्टर था टॉलरेंस। तो फिर ये मतलब टॉलरेंस में डिपेंड करता है उस पेशेंट के दूसरे मेडिकल कंडीशंस पे, उसको लिवर कैसा है, किडनी ठीक है कि नहीं, इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करके हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं डोज को। सो हमारा सिक्स्थ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग 7 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम लोग एक्चुअली जो मेडिसिन है उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में। किसी भी ड्रग को हम किस रास्ते से बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये होता है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब किसी ड्रग को आप इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं डायरेक्टली ब्लड में,
या फिर वो टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं, या फिर मसल्स में इंजेक्ट कर रहे हैं, या फिर स्किन के नीचे इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस आएगा डोज के अमाउंट का, ये देखते हैं हम लोग। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जब हम लोग डोज देते हैं, मान लीजिए किसी को एंटीबायोटिक देना है, तो अगर हम माउथ के थ्रू दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं, तो उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा। और वही सबक्यूटेनियस दे रहे हैं अगर स्किन के नीचे, तो उसका अमाउंट ओरल से कम होगा। फिर अगर इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में दे रहे हैं तो उसका अमाउंट सबक्यूटेनियस से भी कम होगा। और अगर इंट्रावेनस यानी कि डायरेक्टली अपने ब्लड वेसल्स में डाल रहे हैं तो ये और कम होगा, सबसे कम हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों, ये समझते हैं। अब जब भी हम लोग मेडिसिन मुंह से लेते हैं या ओरल लेते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, वो पहले जाता है हमारे ईसोफेगस में, वहाँ से स्टमक में, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन से लिवर में, फिर वहाँ से वो फिल्टर होके पहुँचता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस लंबे प्रोसेस में हमारे ड्रग का लॉस भी हो जाता है। ड्रग पूरी तरह से अब्जॉर्ब हुआ कि नहीं हुआ, ये भी डिपेंड करता है। सपोज करिए आपने ओरली 10 ग्राम लिया था कोई मेडिसिन, स्टमक में गया, वहां से सिर्फ टोटल जो अब्जॉर्प्शन हुआ वो 7 ग्राम ही हो पाया। ठीक, और हमारे ब्लड तक 5 ग्राम पहुंचा, तो ओवरऑल हमने खाया था 10 ग्राम, लेकिन 5 ग्राम तो रास्ते में गायब हो गया और अल्टीमेटली खून तक कितना पहुंचा, 5 ग्राम। तो ये है हमारा बायो अवेलेबिलिटी। ये एक्चुअली उस मेडिसिन का अवेलेबिलिटी कितना हुआ ब्लड में, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। इस वजह से ओरली जो हम लोग ड्रग लेते हैं उनका अमाउंट हमें ज़्यादा देना पड़ता है एज कम्पेयर टू आईवी। आईवी यानी इंट्रावेनस, हमारे जो ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में चला जाता है, तो उससे इस लंबे रूट से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसका जो लॉस था वो नहीं होता और इसका अमाउंट जितना हम एडमिनिस्टर करते हैं वो पूरा चला जाता है आईवी में। यही रीज़न है कि आईवी जो होता है इंट्रावेनस, वो उसका डोसेज काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू ओरल। ठीक है, तो ये इन जनरल इंट्रावेनस डोज दैट इज आईवी डोज ऑफ अ ड्रग इज स्मॉलर दैन इट्स इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर ओरल डोज। तो हमारा यहाँ पर 4th फैक्टर भी हो गया, 5th, 6th और 7th हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पे बढ़ने जा रहे हैं, वो है साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स। जब भी हम लोग 2 या 2 से अधिक ड्रग्स को साथ में देते हैं तो उसमें 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो एडिशन, सिनर्जिज्म या फिर एंटागोनिज्म। एडिशन में क्या होगा, अगर हम 2 ड्रग दे रहे हैं, दोनों ड्रग साथ में देने की वजह से जो हमारा नेट रिजल्ट आ रहा है वो दोनों को ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एडिशन, कि इससे ये इफेक्ट होना था, इससे भी यही इफेक्ट होना था, लेकिन जो दोनों को साथ में दिए तो अल्टीमेट जो रिजल्ट आया वो दोनों के रिजल्ट मतलब इफेक्ट का मिल के रिजल्ट आ गया। ठीक है, सिनर्जिज्म की बात करें, जब 2 ड्रग दे रहे हैं तो जो रिजल्ट है वो दोनों के एडिशन से भी ज़्यादा आ गया, ये होता है सिनर्जिज्म। एडिशन में टोटल इफेक्ट इज अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट, जो इफेक्ट टोटल आएगा वो हर एक मेडिसिन के इफेक्ट से जो आने वाला था उन दोनों मेडिसिन के का सम आ गया एडिशन में। सिनर्जिज्म में एडिशन प्लस एक्स्ट्रा आ गया, इफेक्ट प्रोड्यूस इज ग्रेटर दैन द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट, यानी दोनों मेडिसिन को मिलाकर जो इफेक्ट आने वाला था टोटल इफेक्ट उससे भी ज़्यादा आ गया। नेक्स्ट है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में यानी तब होता है जब 2 मेडिसिन दे रहे हैं वो आपस दोनों के एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके वजह से जो इफेक्ट आएगा वो कम हो जाएगा। एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ऐसा ड्रग है जो बॉडी में ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा रहा है और दूसरा ड्रग जो है वो कैल्शियम के अमाउंट को कम कर रहा है। अगर दोनों ड्रग को साथ में दे दिया जाए तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। ठीक है, ये हो गया हमारा 8th। अब नेक्स्ट पे आते हैं। सो इसे समझने के लिए पहले हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। सो जो हमारा फैक्टर है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। ये क्या होता है, कोई भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं, हमारे जब वो अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में आ जाता है,
सपोज करिए 10 ग्राम हमारे ब्लड में आ गया है वो मेडिसिन। अब कितना टाइम लगेगा उस मेडिसिन को हमारे ब्लड में उस 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में, यानी इनिशियल अमाउंट से उसके आधा होने में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन और ड्रग present in the blood to reduce its amount to half. Okay, it is a time required to reduce the amount of drug in the blood to reduce to half. ये चीज़ है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, उसका नाम है सुफरडायाजाइन। सुफरडायाजाइन एक एंटीबायोटिक है, इसका हाफ लाइफ बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 4 आवर्स होता है। ठीक है, तो सपोज करिए मैंने किसी पेशेंट को पहले 2 ग्राम दे दिया, अब मुझे 4 घंटे बाद उसे कितना देना होगा। मैंने 2 ग्राम दिया उसे, उसके ब्लड में मान लीजिए अब्जॉर्ब हो गया 2 ग्राम, जो कि होगा नहीं, पूरा नहीं हो पाएगा, उससे कम ही होगा, लेकिन एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर 2 ग्राम उसके ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया है तो फिर हमें 4 घंटे बाद उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा। 4 घंटे बाद उसका आधा अमाउंट कम हो जाएगा। मैंने 2 ग्राम दिया था, अब 1 ही बचेगा, 1 खत्म हो गया, तो हमें 4 घंटे बाद वापस उसे सिर्फ 2 ग्राम नहीं देना, अब सिर्फ 1 ग्राम देना है। तो यही चीज़ है, सुफरडायाजाइन का बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 4 आवर्स होता है। सो 1 ग्राम ऑफ द ड्रग हैज़ टू बी गिवन एवरी 4 आवर्स आफ्टर इनिशियल डोज ऑफ 2 आवर। पहले मैंने 2 ग्राम उसे इनिशियल डोज दिया, उसके बाद हर 4 घंटे के बाद मैं उसे 1 ग्राम दूंगा। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया कि बहुत सारे मेडिसिन पे बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इफेक्ट डालता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होती हैं जिनका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। इसका एग्जांपल है रिजरपाइन। रिजरपाइन एक ट्रैंक्विलाइज़र है। ट्रैंक्विलाइज़र क्या होता है, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का डिस्टर्बेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो एक एग्जांपल है ट्रैंक्विलाइज़र, क्या नाम है, ब्रेन में सिग्नल्स के डिस्टर्बेंस का। तो उसे ठीक करने के लिए वो पेशेंट ट्रैंक्विलाइज़र लेता है, उसका एग्जांपल है रिजरपाइन। अब रिजरपाइन जैसे ड्रग्स के लिए BHL यानी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट फैक्टर है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी एक ऐसा फैक्टर है जिसका हमारा फार्मासिस्ट, इसमें कोई खास रोल है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सडन हो जाता है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। सो आइडियोसिंक्रेसी एक बहुत ही अनप्लीजेंट रिएक्शन होता है ड्रग के साथ किसी पेशेंट की बॉडी में, जिसका डोज के साथ कोई रिलेशन है नहीं। ये मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ पेशेंट्स में होता है, बहुत कम लोग में होता है, रेयर केस होता है ये। और सो देख लेते हैं आइडियोसिंक्रेसी, अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट रिएक्शंस टू ड्रग्स दैट ऑकर्स इन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल और पेशेंट्स एंड हैव नो ऑब्वियस रिलेशन विद द डोज। ओके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि मॉर्फिन, एक सेकेंड, हाँ, तो आइडियोसिंक्रेसी में एग्जांपल है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक ऐसा ड्रग है जो कि यूजुअली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा डिप्रेस करता है, इसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है कि पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स फील हो। ठीक, लेकिन कुछ फीमेल्स में ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये उल्टा काम कर रहा है, बहुत कम रेयर केस होता है ऐसा। नॉर्मली ये डिप्रेस करता है CNS को, लेकिन ये पाया गया कि ये एक्साइट कर रहा है। तो एग्जांपल है मॉर्फिन में प्रोड्यूस एक्साइटेशन इन सम इंडिविजुअल्स स्पेशली वुमेन, ऑल्दो नॉर्मली इट डिप्रेसेस द CNS। नॉर्मली से काम होता है CNS को डिप्रेस करना, इसकी एक्टिविटी को डिप्रेस करना, लेकिन ये पाया गया कि ये एक्साइट कर रहा है कुछ फीमेल्स में। तो ये एक आइडियोसिंक्रेसी का एग्जाम्पल हो गया। तो हमारा 8, 9, 10th कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 11th पे, एलर्जी। एलर्जी, अब किसी बॉडी में किसी पेशेंट की बॉडी में किसी चीज़ से एलर्जी है, तो अगर उस बॉडी में वो चीज़ इंट्रोड्यूस होगा तो फिर बॉडी में अलग तरीके के रिएक्शंस होंगे, जिससे पेशेंट का मौत भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो एलर्जी का एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि पेनिसिलिन, अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है और उस पेशेंट को पेनिसिलिन अगर इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसे एनाफाइलैक्टिक शॉक आ सकता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होता है? इट इज़ द सडन फॉल ऑफ BP यानी ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। सो पेनिसिलिन में प्रोड्यूस एनाफाइलैक्टिक शॉक, दैट इज सडन फॉल ऑफ BP in allergic patients
बट नॉट इन नॉर्मल पेशेंट्स। नॉर्मल पेशेंट्स में ऐसा कोई केस नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में जिन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा रेस। रेस की बात करें तो जनरली इसका एग्जांपल याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट फिर भी जो ब्लैक्स होते हैं, ब्लैक पीपल होते हैं जैसे कि अफ्रीकास के, तो उन्हें जो अमाउंट ऑफ डोज चाहिए होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एशियंस, जो एशिया के पीपल हैं। ठीक है, अफ्रीकन पीपल रिक्वायर मोर लार्ज अमाउंट ऑफ डोसेस एज़ कम्पेयर टू द एशियंस। तो ये हमारा रेस हो गया। अब आते हैं जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप में कुछ पेशेंट्स में जेनेटिक मेकअप कुछ इस तरह का होगा जिसमें उन्हें लार्जर डोज की रिक्वायरमेंट होगी उस सेम थेरेप्यूटिक इफेक्ट देने के लिए, तो जेनेटिक इफेक्ट भी एक छोटा सा रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। अब कोई ऐसा पेशेंट है जिसका बहुत ही हेक्टिक जॉब है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसे, और कोई ऐसा पेशेंट है जिसे कम काम करना पड़ता है, आराम की ज़िंदगी है, तो जो आराम की ज़िंदगी वाला पेशेंट है उसे कम डोज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो हेक्टिक जिसका जॉब है, बहुत ही भाग दौड़ है जिसके काम में, तो उससे हायर अमाउंट ऑफ डोज की ज़रूरत पड़ती है। ये सब जनरल केसेस था। ओके, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स बच रहे हैं हमारे, यानी कि रिलीज ऑफ ड्रग्स, कंट्रोल रिलीज ऑफ सस्टेन रिलीज, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, और हमारा जो बच रहा है कैलकुलेशन ऑफ डोसेस, कि पेशेंट के लिए डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।